हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर 9th स्टैंडर्ड का पूरा हिस्ट्री का सिलेबस कवर करने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। और इसके अगर पहले वाला चैप्टर मैंने अगले वाले वीडियो से पहले वाले वीडियो में कंप्लीट किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन कैसे देखना है, आपको इस वीडियो के टाइटल पर क्लिक कीजिए और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन की लिंक मिल जाएगी, आप नीचे जाएंगे तो चलिए सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारे सेकंड चैप्टर का नाम क्या है। भारत 1960 के बाद की घटना है, यानी जब हमारा देश स्वतंत्र हो चुका था, आज़ाद हो चुका था, उसके बाद हमारे भारत में कौन कौन सी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर कौन कौन सी घटनाएं घटित हैं, हम इस चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छे से आपको समझा रहा हूँ मैं। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी को ही पता है 1947 को हमारा भारत क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। और 1950 से हमारे भारत में संविधान लागू किया गया था। और उसके बाद क्या हुआ, हमारे देश क्या बना, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बना, जहाँ पे हम जैसे कि हम वोटिंग करते हैं। आप अपने मम्मी पापा को देखते होगे, वोटिंग करने जाते हैं वो, तो इसी को क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र यानी क्या, जहाँ लोगों के मत के अनुसार हमारा राष्ट्र चलता है, उसे लोकतंत्र कहा जाता है। और हमारा भारत देश क्या है, विभिन्न समाज की विभिन्नताओं से संपन्न है। और हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, जिनकी विभिन्न प्रकार की भाषा, जाति, वंश और धर्म है और उनकी मान्यताएं हैं। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्या होता है, भारत में बहुत प्रकार की समस्याएं उत्पन्न थी। जैसे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहुत सारी समस्याएं थी। उनका विकास करना भारत देश के लिए बहुत ही ज़रूरी था। और उसके लिए क्या किया गया, बहुत प्रकार की आयोजनाएं बनाई गई, योजना तैयार किया गया। और हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए औद्योगिकीकरण किया गया। औद्योगिकीकरण यानी क्या, जैसे बिजनेस, समझ लीजिए बिजनेस, अपने खुद के देश का सामान बाहर देशों में बेचना, इसे क्या कहते हैं, औद्योगिकीकरण कहते हैं। तो इसे प्राथमिकता दिया गया। और बहुत बहुत से अन्य प्रकार के आर्थिक स्तर पर क्या किया गया, विकास किया गया। और देश के विभिन्न बहुत सारे समाज में अलग अलग भ्रांतियाँ फैली हुई थी समाज के विभिन्न वर्गों के लिए। तो क्या किया गया, देश में समाज के विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए, उनके लिए नीतियाँ बनाई गई। तो ये पैराग्राफ में इतना ही था, अब हम आगे देखेंगे। वैसे ये इंट्रोडक्शन था पार्ट का, बस मैंने आपको सोचा समझा दूँ। तो चलिए अब देखते हैं 1960 का दशक, यानी सन 1960 में भारत में कौन कौन सी घटनाएं राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर घटी है। इस पैराग्राफ में हम इसके बारे में जानेंगे। भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को प्रभावित करने वाली कई घटनाएं वर्ष 1960 के दशक में घटित हुई। पुर्तगालियों के आधिपत्य में गोवा, दमन और दीव प्रदेश थे। ये प्रदेश पुर्तगालियों के आधिपत्य से मुक्त हुए तथा वे भारतीय संघ राज्य के अंग बने। अब 1960 में क्या हुआ था, पुर्तगालियों के आधिपत्य में गोवा, दमन और दीव प्रदेश उनके आधिपत्य में थे, पुर्तगालियों के। तो ये जो प्रदेश थे, इनको भारत देश द्वारा मुक्त किया गया और भारतीय राज्य में मिलाया गया। देश के उत्तरी सीमा पर वर्ष 1950 से ही भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। इस तनाव की परिणति दोनों देशों के बीच सीमा युद्ध रेखा में हुई। यह युद्ध मैकमोहन वर्ष 1962 रेखा क्षेत्र में हुआ। चीन, हमारे देश की जो उत्तरी सीमा थी, वहाँ पे 1950 से चीन और भारत के बीच क्या था, तनाव बढ़ता जा रहा था। देश की सीमा को लेकर सीमा विवाद था वहाँ पे। तो ये बाद में क्या हुआ, बाद में भारत और चीन का इसी मामले में क्या हो गया, युद्ध हो गया। और उसे क्या कहा, और वह युद्ध कहाँ हुआ, मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में हुआ था। ये आपको याद रख लेना है, कहाँ हुआ था, उस जगह को क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो चलिए अभी आगे पढ़ते हैं। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात के कालखंड में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का नेतृत्व किया। भारत जब स्वतंत्र हुआ, हमारा देश भारत जब स्वतंत्र हुआ, तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने भारत देशों का नेतृत्व किया, भारत को चलाया। वे भारत देश की विदेश नीति के शिल्पकार थे। विदेश नीति क्या, विदेश नीति से आप क्या समझते हैं, यानी दूसरे देशों से हमारा संबंध, भारत देश का संबंध कैसा बनाए रखा जा रहा है, उसे क्या कहते हैं, विदेश नीति कहते हैं। भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में उनके द्वारा दिया गया योगदान बहुमूल्य है। भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सारे कार्य किए हैं बुक के माध्यम से। वर्ष
वर्ष 1964 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन कब हुआ था, ये आपको याद रख लीजिए, 1964 ईस्वी में, 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। इसके पश्चात क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री, आप सब जानते होंगे लाल बहादुर शास्त्री को, तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था इन्होंने। उनके कार्यकाल में वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या को लेकर पुनः युद्ध हुआ। इनके कार्यकाल में पाकिस्तान और भारत के बीच 1965 में क्या हुआ, युद्ध हुआ और इन देशों के बीच सोवियत यूनियन ने क्या किया, मध्यस्थी बीच बचाव करने का प्रयास किया। लाल बहादुर शास्त्री ने ही देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया है, ये आपको याद कर लेना है। भारत को जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने, और ये हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। जय जवान जय किसान के माध्यम से ही भारतीय किसान और जवान सैनिक का महत्व रेखांकित किया जाता है। इनके नारों द्वारा ही हमें किसान का जो हमारे किसान हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, उनका महत्व और सैनिक के प्रति हमारे मन में क्या होता है, आदर भाव पैदा होता है, जोश आता है हमारे मन में। वर्ष 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हो गया। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ पे हुआ था, आप ये याद कर लेना, ताशकंद में निधन हुआ था। आपको MCQs में पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कब बनी, 1966 में। आपको मेन बता रहा हूँ, आपको ये याद कर लेना है, और चैप्टर तो खैर समझ ही जाएंगे आप, मैं समझा रहा हूँ आपको। वर्ष 1966 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। उनके कार्यकाल में क्या हुआ, पाकिस्तान ने पूर्व पाकिस्तान के प्रति दमन नीति का अवलंबन किया। यही दमन नीति पूर्व पाकिस्तान में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होने का कारण बनी। इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, पाकिस्तान में जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, शेख मुजीब उर रहमान की मुक्ति सेना ने किया। शेख मुजीब उर रहमान के नेतृत्व में मुक्ति सेना, एक नाम की उनकी मुक्ति सेना थी, जो मतलब आंदोलन कर रहे थे, उनका नाम उसने रखा था मुक्ति सेना। तो शेख मुजीब उर रहमान की मुक्ति सेना द्वारा आंदोलन किया गया। आंदोलन किसके नेतृत्व में हो रहा था, आप यहाँ पे याद रख लेना, शेख मुजीब उर रहमान। आपको MCQs में ये भी पूछा जा सकता है। पूर्व पाकिस्तान की उस समस्या का परिणाम भारत पर भी हुआ, क्योंकि पूर्व पाकिस्तान से करोड़ों शरणार्थी भारत में आए। मतलब कोई भी बाहर से आएगा और हमारे भारत में उसको जगह मिल जाएगी। तो खैर हमें वो सब बात नहीं जानना है, हमें यहाँ पे ध्यान क्या देना है, पाकिस्तान की मुक्ति सेना द्वारा जो आंदोलन किया उसका बहुत बड़ा प्रभाव भारत देश पर भी पड़ा, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे शरणार्थी हमारे भारत देश में आए और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उन्हें भारत में स्थान दे दिया रहने के लिए, उनको नागरिकता दे दी। चलिए अब देखते हैं वर्ष 1970 के दशक का भारत। इस समय भारत में कौन कौन सी घटनाएं हुई और क्या क्या हुआ, इस बारे में जानेंगे। वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। अब फिर भारत में और पाकिस्तान के बीच 1971 में क्या हुआ, युद्ध हुआ। इस युद्ध की परिणति बांग्लादेश के स्वतंत्र होने में हुई। अब इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ, बांग्लादेश अलग हो गया। परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांति स्थापित करने हेतु करना हमारी नीति है। इस नीति के एक अंग के रूप में भारत ने वर्ष 1974 में राजस्थान के पोखरण में भूमि के अंदर सफल परमाणु परीक्षण किया। भारत में परमाणु परीक्षण कब किया गया, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये पॉइंट याद कर लेना आप। 1974 में राजस्थान के पोखरण में भूमि में सफल परमाणु परीक्षण किया गया। वर्ष 1965 में सिक्किम की जनता ने भारतीय जनसंघराज्य में विलीन होने के पक्ष में मतदान किया और उसके अनुसार भारतीय संघराज्य में सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। सिक्किम क्या था, 1975 से पहले सिक्किम एक अलग देश था, लेकिन वहाँ की जनता ने भारत में मिलने के लिए क्या किया, भारत के पक्ष में वोट किया कि हमें भारत में मिलना है। तो वोट करने वालों की संख्या बहुत अधिक थी, इसके कारण सिक्किम राज्य क्या हुआ, हमारे भारत देश में मिल गया और आज हमारे भारत देश का एक राज्य है वो, ठीक है। इसको आप याद कर लेना। इस दशक में भारत की राजनीति में अस्थिरता उत्पन्न हुई। इस दशक में क्या हुआ, कब, 1975। इस दशक में क्या हुआ, राजनीति में अस्थिरता उत्पन्न हो गई। वर्ष
1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा चुनाव प्रचार में सरकारी साधनों के दुरुपयोग किए जाने का निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुनाया। इंदिरा गांधी ने अब क्या किया, सरकारी जो चुनाव होते थे, चुनाव प्रचार में सरकारी साधनों का दुरुपयोग किया, उन्होंने बहुत ही गलत प्रयोग किया और उसका इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उनका निर्णय सुनाया गया। इसको विरोध जताने के लिए संपूर्ण देश में हड़तालें हुई। इसी बीच जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन हुए। अब इसी बीच क्या हुआ, 1974 में जब इंदिरा गांधी को चुनाव प्रचार में गलत साधनों का उपयोग करने के लिए इलाहाबाद न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया था, इसके विरोध के लिए देश में बहुत जगह हड़तालें हुई। इसी बीच जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन भी हुए बहुत सारे। फलस्वरूप परिस्थिति अधिक विकट और जटिल बन गई। यह परिस्थिति बहुत ही बिगड़ गई उसके बाद देश में, और देश में कानून और व्यवस्था चरमरा गई। और किसके कारण चरमरा गई? इंदिरा गांधी के कारण सरकार ने संविधान में उल्लिखित आपातकालीन स्थिति से प्रबंधित प्रावधान के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। अब इंदिरा गांधी ने क्या किया, सरकारी साधनों का पहले दुरुपयोग किया, उसके बाद जब उनके विरोध में न्यायालय ने फैसला सुनाया तो क्या किया, देश में आपातकाल की स्थिति बताकर देश में क्या किया, आपातकालीन स्थिति घोषित कर दिया, आपातकाल लगा दिया देश में। आपातकाल मतलब क्या, जैसे कि अभी देखिए लॉकडाउन लगा हुआ है वैसा आप समझ सकते हैं। आपातकाल में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए गए। आपातकाल के कारण भारतीय प्रशासन व्यवस्था में अनुशासन आ गया, परंतु इस कारण मानवीय अधिकार भी सिकुड़ गए। राष्ट्रीय आपातकाल की यह कालावधि वर्ष 1975 से 1977 तक रही, यानी कि पूरा 2-3 वर्ष तक ये आपातकाल चला। जैसे कि हमारा ये चल रहा है, क्या लॉकडाउन चल रहा है, सोचिए ज़रा, अभी 2-4 महीने ही हुए हैं, उस समय 3 महीने के लिए 3 साल के लिए ऐसे ही बिना कोई वजह के आपातकाल लगा दिया गया। इसके पश्चात और भी बहुत कुछ हुआ था, आपके बुक में बस इतना ही बताया गया है, बहुत कुछ और हुआ था। इसके पश्चात आम चुनाव संपन्न हुए। इसके पश्चात क्या हुआ, बाद में जब आपातकाल की स्थिति जो थी वो समाप्त हो गई, उसके बाद क्या हुआ, विभिन्न प्रकार के आम चुनाव संपन्न किए गए। आपातकाल में पार्श्वभूमि में कई विरोधी दल इकट्ठा आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। आपातकाल की जब स्थिति थी उस समय बहुत सारे विरोधी दल कांग्रेस के, उन्होंने एक जनता पार्टी का गठन किया। भारतीय जनता पार्टी का नहीं, आप जनता पार्टी से वो मत समझ लेना, जनता पार्टी एक दूसरा था, दूसरा राजनीतिक दल था। इस नई गठित जनता पार्टी ने श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बुरी तरह से पराजित कर दिया। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। उसके बाद क्या हुआ, आपातकाल की स्थिति के बाद जब चुनाव हुआ जनता पार्टी का गठन करके, तो उस समय कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से पराजित किया गया और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। परंतु उनके नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार आपसी मतभेदों के कारण अधिक समय तक नहीं चल सकी। आपसी मतभेद यानी क्या, उनके पार्टी में ही आपस में नहीं जमता था सभी लोग का, इसके कारण वो ज़्यादा नहीं चल पाई। इसके बाद चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार भी अल्पकाल तक ही रही। अल्पकाल यानी थोड़े समय के लिए भी, जैसे एक बार सरकार बन जाती है तो 5 साल तक रहती है, लेकिन वह और भी कम रहा, समझ लीजिए 1-2 साल ऐसा उनका कालावधि था। वर्ष 1980 में पुनः चुनाव हुए और श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पुनः सत्ता में आ गई। अब इन्होंने क्या किया, 1980 में फिर चुनाव लड़ा और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर से क्या हुआ, उन्हें विजय की प्राप्ति हुई और वे फिर से सत्ता में आ गए। तो चलिए अब हम वर्ष 1980 के दशक का समय देखते हैं। इस दशक में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, इस पैराग्राफ में वो पढ़ते हैं। इस दशक में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को अनेक नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस दशक में क्या हुआ, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को बहुत सारी अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें एक समस्या क्या है, पंजाब में सिखों ने स्वतंत्र खालिस्तान राज्य की मांग को लेकर आंदोलन प्रारंभ कर दिया। और इस दशक में क्या हुआ, पंजाब के सिख जो थे उन्होंने स्वतंत्र खालिस्तान राज्य, खालिस्तान क्या है, भारत का एक राज्य था, इसको स्वतंत्र भारत से अलग करने के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अब आप ये मत पूछना क्यों, ये तो वही बता सकते हैं और बाद में जाके क्या हुआ, इस आंदोलन ने अत्यंत उग्र और भयानक स्वरूप धारण कर लिया। उग्र यानी क्या, बड़ा, भयानक यानी डरावना स्वरूप धारण कर लिया। वास्तव में इस आंदोलन को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था, ऐसा उस समय के राजनीतिक पार्टियों का मानना था कि वो आंदोलन जो है वहाँ पाकिस्तान का
समर्थन प्राप्त है उस आंदोलन को। तो उसके बाद वर्ष 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आश्रय लिए हुए आतंकवादियों को मंदिर से निष्कासित कर देने के लिए भारतीय सेना को वहां भेजना पड़ा। क्या था, अब इस आंदोलन को पाकिस्तान का समर्थन तो प्राप्त ही था। तो इससे क्या हुआ, वर्ष 1984 में अमृतसर के जो स्वर्ण मंदिर है, सोने का मंदिर है, वहाँ कुछ वादियों ने आश्रय लिया हुआ था, वहाँ बैठे थे वे। तो वहाँ पर उन्हें वहाँ से निकालने के लिए भारतीय सेना को वहाँ भेजना पड़ा। और इसी बीच क्या हुआ, इंदिरा गांधी की सुरक्षा के लिए जो उनके साथ जो सिख सैनिक थे, उन्होंने ही इंदिरा गांधी की क्या की, हत्या कर डाली। और इसी के कारण क्या हुआ, पूर्वोत्तर भारत में उल्फा संगठन द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया। किसके लिए, इंदिरा गांधी की जो हत्या कर दी गई थी। पूर्वोत्तर भारत में किस संगठन द्वारा आंदोलन चलाया गया, उल्फा संगठन द्वारा। ये सब का आप जो मेन में नाम है वो याद करके रख लीजिए कि ये आपको MCQs में पूछा जा सकता है। तो चलिए अभी आगे देखते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, वर्ष 1984 में ही राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद पर बिठा दिया गया। उन्होंने भारत के अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनेक सुधार लाने का प्रयास किया। तो कौन कौन से क्षेत्र में राजीव गांधी ने भारत के कौन कौन से क्षेत्र में सुधार लाने का प्रयास किया, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सुधार लाने का प्रयास किया। राजीव गांधी ने श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यकों की समस्या को हल करने की पहल की, और जिसमें उन्होंने क्या किया, तमिल के जो अल्पसंख्यक थे, श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यक जो थे वहाँ पे गए थे, उनकी समस्या को हल करने की पहल की। तमिल समुदाय को देश के भीतर स्वायत्तता देकर श्रीलंका की अखंडता को बनाए रखने के श्रीलंका के प्रस्ताव को उन्होंने समर्थन दिया था। परंतु इस संदर्भ में भी उन्हें क्या हुआ, सफलता नहीं मिली। रक्षा सामग्री को लेकर, रक्षा सामग्री यानी क्या, देश की रक्षा सामग्री, जैसे कि विभिन्न प्रकार के मिसाइल्स, बम, गन्स होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, देश की रक्षा सामग्री कहा जाता है। और उसे लेकर विशेष रूप से बेफोर्स कंपनी द्वारा दूर तक मार करने वाली तोपों की खरीदारी के मामले में, तोपों जो बहुत दूर तक मारती थी, उनके मामले में भ्रष्टाचार के कांड में उनकी कड़ी आलोचना की गई। उन्होंने ऐसा कहा गया कि मतलब उन्होंने इस चीज़ में कुछ गड़बड़ी की है, कुछ गलत कार्य किया है। इस अवधि में हुए चुनावों में राजनीतिक भ्रष्टाचार एवं महत्वपूर्ण मुद्दा बना। इस अवधि में क्या हुआ, जो चुनाव होते हैं, राजनीतिक भ्रष्टाचार उस पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। और भ्रष्टाचार का आरोप किसके ऊपर लगा था, कांग्रेस पार्टी के ऊपर। और इसके कारण क्या हुआ, आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पराजय हो गई, वो हार गई, क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप जो लगा था। इसके बाद अलग अलग दल इकट्ठे हुए और जनता दल, उसके बाद क्या हुआ, अलग अलग दलों ने इकट्ठा हुए आपस में और एक दल बनाया जिसका नाम क्या रखा, जनता दल। और जनता दल द्वारा क्या हुआ, विश्वनाथ प्रताप सिंह क्या हुए, भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए क्या किया, आरक्षण की नीति लाई। यह उनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। दल के अंतर्गत चलने वाले विवादों के कहलों के कारण उनकी सत्ता जो थी प्रधानमंत्री पद पर, वह अधिक समय तक नहीं रह सके और उनका दल क्या हुआ, विभाजित हो गया, अलग हो गया। ठीक है। वर्ष 1990 में चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार भी अल्प समय तक ही रही। क्यों, आपसी मतभेदों के कारण। वर्ष 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान श्रीलंका के LTTE संगठन ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। राजीव गांधी की हत्या कर दी गई, किसके द्वारा की गई, श्रीलंका के LTTE संगठन द्वारा। ये आप याद कर लेना। राजीव गांधी की हत्या कब की गई थी, 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, श्रीलंका के LTTE संगठन द्वारा। ठीक है। तो चलिए अभी आगे देखते हैं। 1980 के दशक के अंत में जम्मू और कश्मीर में असंतोष धधकना प्रारंभ हुआ। अब 1980 के दशक के अंत में जम्मू और कश्मीर में असंतोष धधकना प्रारंभ हुआ। वहाँ चलने वाली आतंकवादियों की गतिविधियों ने कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भाग जाने के लिए विवश किया। आपको ये मैं डिटेल में समझाता हूँ। मैंने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा और जाना भी। इस बुक के अलावा अन्य
प्लेटफॉर्म से मैंने जाना। तो 1980 के दशक में क्या हुआ, 1980 के दशक में जम्मू और कश्मीर में असंतोष धधकना प्रारंभ हुआ। वहाँ चलने वाली आतंकवादियों की गतिविधियों ने कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भाग जाने के लिए विवश किया। यह समस्या अधिकाधिक गंभीर बनती गई और अब इस समस्या ने आतंकवाद का रूप धारण कर लिया। और वहाँ क्या हुआ था 1980 में जम्मू और कश्मीर में, वहाँ से बहुत सारे हिंदू कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगा दिया गया था, निकाल दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था उन्हें उनके निवास स्थान से। और वो भी क्या पता क्यों, और उस समय की कांग्रेस सरकार क्या पता क्या कर रही थी उस समय। उनको वहाँ पे विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी गई, उन्हें वहाँ से मारा गया। मतलब क्यों मारा गया, और वहाँ के उस समय की उस सरकार क्या कर रही थी। खैर आपको ये सब तो जानने के लिए यहाँ पे बताया नहीं है। देखिए यहाँ पर भी नहीं बताया, इस बुक में भी आपको नहीं बताया है, ताकि आप उस बात को जान ही ना सकें। तो मैंने आपको उतना थोड़ा बता दिया। तो चलिए अभी इसके आगे का जो चैप्टर है हमारा वर्ष 1991 के बाद के परिवर्तन, इसको हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आपको इस पार्ट में जो कुछ था सब समझ गया होगा। नहीं समझा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे से पूछ सकते हैं, मैं आपको अपने हिसाब से अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं 9th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री का सारा पूरा सिलेबस कवर करने वाला हूँ। और आपको मैथ्स, हिंदी या अन्य विषय से संबंधित कोई जानकारी या उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। और अगर इतिहास का पार्ट 1 का भी मैंने लेक्चर वीडियो बनाया था, और अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले ही आपको बता दिया, लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।